पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि लाग्रांज जो समीकरण होती है वो होती है P प्लस क्यू इक्वल टू R। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है और जो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन क्यू dz अपॉन R। ये सॉल्यूशन हम इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करके हम क्या निकालते हैं, किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, दो कांस्टेंट निकालते हैं C1 और C2 और जो सॉल्यूशन हो जाता है वो क्या होता है FC1 C2 इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। आज हम देखेंगे कि सॉल्यूशन निकालने के बाद में यदि हमको कुछ कंडीशन दी हुई हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो फिर हम कैसे आगे सॉल्व करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हम आगे और सॉल्व करते हैं। जो कल एग्जांपल लिए थे उसी में आगे कंटिन्यू है। कुछ एग्जांपल और है जिसमें हमको कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई है। समाकलन, इसको हम कहते हैं समाकलन पृष्ठ या फिर इंटीग्रल सरफेस निकालना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस वाई पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड क्यू इक्वल टू जेड। ये हमको एक इंटीग्रल इक्वेशन दी है, ठीक है, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा गया है यहाँ पे कि कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। ये पहले तो हमको क्या दिया होता था कि केवल ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी और इसका सॉल्यूशन निकालने होते थे। अब हमको क्या दिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, आरंभिक स्थिति दी हुई है। तो इस आरंभिक स्थिति के लिए हमको क्या निकालनी है, इंटीग्रल सरफेस निकालनी है या फिर समाकलन पृष्ठ निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, इसको सॉल्व करने का मेथड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू नहीं हमारी सरफेस, इस सरफेस इस इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वही मेथड हम निकालेंगे कि सबसे पहले इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम क्या करते थे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए दो कांस्टेंट निकाल लेते हैं C1 और C2 के वैल्यू। हम उसी प्रकार से आगे करेंगे। तो ये क्या फॉर्म हो गया, P प्लस Q इक्वल टू R वाला फॉर्म हो गया। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा dx अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू dy अपॉन y माइनस एक्स माइनस जेड और क्या है dz अपॉन z। ये हमने इसका सॉल्यूशन निकाली। अब यहाँ सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हम वैसे ही दो कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे यदि गौर से हम इसको देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है y माइनस एक्स माइनस जेड और यहाँ क्या लिखा हुआ है z। तो यदि हम यहाँ पे देखो x है तो यहाँ माइनस एक्स है, y है माइनस वाई है तो यहाँ प्लस वाई है और यहाँ माइनस जेड है प्लस जेड है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यदि हम तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx प्लस dy प्लस dz और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड। तो सब कट जाएगा, नीचे सब जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। तो एक कांस्टेंट हमारे पास निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब हमको दूसरा कांस्टेंट निकालना है। तो दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए देखो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको तो हम साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आ गई, फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई है। अब हम देखो दूसरे कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। अब यदि हम इन दोनों समीकरण को देखते हैं, इन दोनों समीकरण को देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे समाकलन का वेरिएबल है y और यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास x, यहाँ dz है तो यहाँ z है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में x और z है। तो किसी तरह से यदि हम इन दोनों को हटा दें तो हम जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन तो हम यहाँ से ये वाली कंडीशन से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ से माइनस एक्स माइनस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस C1।
माइनस एक्स माइनस जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस सी वन। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सी वन माइनस वाई, और यहाँ पे यदि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई माइनस एक्स माइनस जेड लिखा हुआ है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस जेड है तो इसको यदि माइनस एक्स माइनस जेड लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा सी वन प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस जेड की वैल्यू क्या हो गई, माइनस सी वन प्लस वाई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई तो है ही माइनस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सी वन वाई माइनस सी वन प्लस वाई इक्वल टू। अब यहाँ से हमको क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल ओनली y रह गया, यहाँ पे वेरिएबल ओनली z रह गया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन टू वाई माइनस सी वन इक्वल टू डी जेड। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग टू वाई माइनस सी वन, और टू भी है यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस लॉग सी टू। हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया लॉग सी टू। ठीक है, यहाँ से हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या फॉर्म हो गया डी वाई अपॉन, तो ये क्या लॉग टू वाई माइनस सी वन, और वाई का गुणांक 2 है तो 1.2 हो गया, ये ऐसे हो गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे यदि इसको हम 2 से गुणा कर दें, या फिर इसको ऐसे कर दो 1/2, ये हो जाएगा लॉग 2y माइनस सी वन की पावर 1/2 इक्वल टू लॉग जेड सी टू, और लॉग से लॉग कट जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ से 2y माइनस सी वन इक्वल टू जेड सी टू। यहाँ पे हमारे पास दूसरा कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे बस हम देख सकते हैं कि दूसरा कांस्टेंट C2 निकला है, वो C1 के फॉर्म में दिया है। C1 के वैल्यू वापस मतलब यहाँ से इसको जो हमने x माइनस जेड रखा था तो इसको वापस रख देंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y माइनस एक्स माइनस जेड पावर 1/z 1/2 इक्वल टू। अब यहाँ से देखो C2 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू क्या आई, C2 की वैल्यू आ गई, और C1 की वैल्यू ये C1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया इसको, जो हमारा मेथड था। अब हमको जो हमारे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसका यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। एक तो ये वैल्यू हो गई C1 की, और दूसरी वैल्यू क्या निकल के आई C2 की, C2 बराबर y माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइड बाई जेड। अब देखो यहाँ से इन दोनों कांस्टेंट को निकालने के बाद हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, तो देखो कैसे यूज़ करना है हमें। अब बस हमें जो जो वैल्यू दी हुई है उसको रखते हुए जाना है। हमको क्या दिया, z इक्वल टू 1 जब है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो जब इसमें z इक्वल टू 1 रख देंगे इसमें, तो फर्स्ट समीकरण क्या हो जाएगी, z इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगी x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा c1, और z के वैल्यू 1 रखेंगे तो -1, तो हमको एक तो ये मिल गया। ठीक है, z के वैल्यू, और दूसरे में यहाँ पे यदि हम z इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी C2 बराबर y माइनस एक्स माइनस 1, और z के वैल्यू नीचे तो 1 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, सेकंड जो इक्वेशन यहाँ से आई है, यदि इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ से क्या आ जाएगी C2 स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस एक्स। तो यहाँ से तो हमको y माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई x प्लस वाई की वैल्यू।
अब देखो यहाँ से जब हम ये सारी वैल्यू रख देते हैं तब हमारे पास मेन काम होता है कि C1 और C2 जो कांस्टेंट निकाले उनको एलिमिनेट करना है, हटाना है किसी तरीके से। तो यहाँ से हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमको ये पता है कि हमको बस ये वाली कंडीशन है, इसका भी यूज़ करना है, ठीक है, इसका भी यूज़ करना है। तो यहाँ से देखो यदि हम ऐसे यूज़ कर दें y माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और y प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। यदि अभी इन दोनों को हम जोड़ दें दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगी 2। तो हम यहाँ से देखो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और वाई माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई। तो यहाँ पे तीनों वाई माइनस एक्स की वैल्यू पता है हमें, और वाई प्लस एक्स की वैल्यू पता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे तो वाई माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी C2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है C1 माइनस 1, और ये हो जाएगी 2 इंटू 1। तो इस समीकरण से क्या हुआ, हमारे पास संबंध किसमें पता चल गया, C1 और C2 में रिलेशन पता चल गया। C1 और C2 में रिलेशन पता चलने के बाद हमारे पास जो समाकलन पृष्ठ आएगा वो निकल जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, C1 की जो वैल्यू होती है वो रख देंगे। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू बस ये है, और C2 के लिए तो C2 की वैल्यू ये है, तो ये आंसर आ जाएगा C2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आया ये है समाकलन पृष्ठ, जो हमको इंटीग्रल सरफेस निकालनी है वो आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके C1 और C2 दो कांस्टेंट निकाले, जैसे हम हमेशा निकालते हैं। हमेशा निकालने के बाद फिर हम आगे जो हमको कंडीशन है उसको यूज़ करना है। तो कंडीशन हमको क्या दी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जेड इक्वल टू 1 रखा तो हमें बस ये आ गया एक्स प्लस वाई का मान। सेकेंड जो C2 है इसमें जेड इक्वल टू 1 रखा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान C1 माइनस 1 आ गया और वाई माइनस एक्स का मान C2 स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हमको किसी ना किसी तरीके से C1 और C2 के अंदर रिलेशन निकालना है, एक तरह से क्या करना है, एक्स वाई को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं तो ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स में रिलेशन निकाल देगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, वो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दी वाई प्लस एक्स की वैल्यू, यहाँ रख दी वाई माइनस एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, C1 और C2 के अंदर रिलेशन आ गया। और फाइनल आंसर किस में होगा, x और y के अंदर। तो C1 और C2 में रिलेशन आने के बाद हम C1 की वैल्यू पता है x और y के फॉर्म में, C2 की वैल्यू पता है, तो हमने सारी वैल्यू रख के यहाँ से निकल दी। ये हमारी क्या होगी, इंटीग्रल सरफेस या फिर समाकलन पृष्ठ जो हमसे पूछा गया है। हमेशा ऐसे ही करना है, फर्स्ट स्टेप में तो कांस्टेंट निकालो, उसके बाद में कांस्टेंट के अंदर रिलेशन निकालो। तो कांस्टेंट निकाला, फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट के अंदर जो रिलेशन है ये निकाल लिया। फिर कांस्टेंट के अंदर रिलेशन आते हैं, C1 की वैल्यू रख देंगे और C2 की वैल्यू वापस रख देंगे, तो हमारे पास ये समाकलन पृष्ठ आ जाएगा। अब जैसे इसी पे दूसरा एग्जांपल करते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है x वाई स्क्वायर प्लस जेड p माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इक्वल टू ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, और जो सरफेस दी हुई हमको, वो सरफेस दी हुई है, किस सरफेस के लिए निकालना है, वो सरफेस है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। इस सरफेस के लिए हमको सॉल्व करना है इसको। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से PD को सॉल्व करेंगे,
तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, dx अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड dy अपॉन माइनस वाई और dz अपॉन ठीक है। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो यदि x ऊपर नीचे x का डिवाइड कर दे, इसमें ऊपर नीचे x y का डिवाइड कर दे, इसमें ऊपर नीचे z का डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम जो बाहर लिखा है x y और z, वाई स्क्वायर प्लस जेड है ना, यदि हम यहाँ पे देखते हैं, यदि इसको ऐसे लिख दो dx अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस जेड dy अपॉन वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड, इसको लिख दो dz अपॉन जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे x का डिवाइड कर दिया, इसमें ऊपर नीचे y का डिवाइड कर दिया, इसमें ऊपर नीचे z का डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन है। अब इसको ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है प्लस जेड, यहाँ लिखा हुआ है माइनस जेड, यहाँ लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है यदि इस पूरे को अब हम जोड़ते हैं तो नीचे हमारा एडिशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी निकल के dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log C1। और यहाँ से आ जाएगा x y z इक्वल टू C1। यहाँ से एक समीकरण पता चल जाएगी हमारे पास, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू जेड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सरफेस दी हुई है ना हमको, ये सरफेस है, तो इस इंटीग्रल इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके लिए सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल तो यहाँ पे निकाल दिया, बात मत करो बाहर निकाल दूंगा नहीं तो क्लास। C1 की वैल्यू पता चल गई। अब हमको किसी तरीके से क्या करना है, C2 की वैल्यू निकालनी दूसरे कांस्टेंट की। तो अब देखो, अब यहाँ से तो एक स्टेप तो ये हो गया कि हमने क्या किया था, x का डिवाइड y का डिवाइड z का डिवाइड, एक क्वेश्चन यहाँ से पता चल गई। दूसरी के लिए हम क्या करें कि इसको हम कर दें, इसमें तो क्या किया था, x से डिवाइड किया था। अब हम क्या करें, इसमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, एक तो ये हो गया। दूसरे के लिए क्या करें, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा x dx, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, y से ऊपर नीचे डिवाइड, y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो dy, और नीचे हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। और इसमें और तीसरे वाले में हम क्या करें, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी जेड, और नीचे हो जाएगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, अब नीचे देखो, यहाँ यदि इसको खोल के लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का। यहाँ देखोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, तो इस वाले पद से ये वाले पद कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस का, ठीक है। यहाँ से खोल के लिखना इसको, तो ये हो जाएगा। यदि हम क्या करें, अब इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। नीचे हमने क्या किया, तीनों को एडिशन करेंगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से ये कट गया, एक्स स्क्वायर जेड से ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, वापस नीचे 0 बन गया।
तो 0 इस बार किसके लिए बना है, इस वाली चीज कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x dx प्लस y dy माइनस dz इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू सी नाम दे दो। और यदि इसको अब पूरे समीकरणों को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू C2, ये नाम दे दो। तो हमारी दूसरी समीकरण ये बन जाएगी, दूसरा कांस्टेंट यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे C था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2C हो गया, तो उसको नया नाम दे दिया C2। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। अब देखो हमको जो कंडीशन दी इसका यूज करना है अब हमको। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो यहां से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू C1। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, z की वैल्यू क्या रखनी है, 1। तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1। यहाँ पे z की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू, यहाँ से z को रखेंगे -2 आ जाएगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन पता चल गया। अब हमको क्या यूज करना है, x प्लस वाई की वैल्यू 0, ये वाली भी कंडीशन यूज करनी है। तो यहाँ से देखो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यदि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -y। अब x की वैल्यू यदि -y लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कंडीशन, यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू -y, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू -y तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर C2 प्लस 2। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2y स्क्वायर इक्वल टू C2 प्लस 2। तो यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से एक समीकरण ये आ गई और एक समीकरण ये आ गई। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का मान क्या निकल के आया, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकल के आया वाई स्क्वायर इक्वल टू -C1। और हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमको किसी ना किसी तरीके से C1 और C2 के अंदर रिलेशन निकालना था। तो यहाँ से फर्स्ट से रिलेशन निकलेगा कि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -C1, और उसको यदि हम यहाँ रख देते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2C1 इक्वल टू C2 प्लस 2। तो अब जो ये समीकरण आई है, ये समीकरण किसके समीकरण है, रिलेशन निकला है इससे C1 और C2 में। C1 और C2 में रिलेशन निकालने का हम क्या करते हैं, जो हमारे C1 की वैल्यू उसको रख देंगे। C1 की वैल्यू क्या है, -2 इंटू C1 की वैल्यू क्या है, x y z इक्वल टू C2। C2 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा समाकलन प्रश्न जो हमको निकालना है। वापस देख लो कैसे किया। सबसे पहले हमने इस समीकरण को सॉल्व करके दो कांस्टेंट निकाल लिए, एक तो ये और एक ये। यहाँ से दोनों कांस्टेंट निकालने के बाद हमारी जो कंडीशन दी हुई है वहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 रखते ही एक्स वाई का मान हो गया C1। यहाँ पे z इक्वल टू 1 रखते ही ये वाली वैल्यू क्या होगी, -2, तो -2 को हम उधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, C2 प्लस 2। अब यहाँ पे z इक्वल टू 1 का तो यूज़ कर लिया, अब हमको इस इक्वेशन का यूज़ करके C और C2 में रिलेशन निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही x प्लस वाई 0 दिया हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -y, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी -y, तो यहाँ क्या हो गया, -y स्क्वायर बराबर C1, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -C1। अब इसमें यदि हम रखेंगे x की वैल्यू -y, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की वैल्यू स्क्वायर होकर 1 हो जाएगी, तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर C2 प्लस 2। तो यहाँ से 2y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, C2 प्लस 2, और यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली -C1। तो इससे क्या हो गया, ये C1 और C2 में रिलेशन निकल गया। जब भी हमारा C1 C2 में रिलेशन निकल जाता है
उसके बाद हम क्या करते हैं, C1 जो है वैल्यू वो रख देते हैं C1 की जगह, और C2 की जगह C2 वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल गया, ये क्या निकल गया, समाकलन पृष्ठ या इंटीग्रल सरफेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है लाग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करना प्लस जो हमको कंडीशन दी है इसको यूज़ करते हुए इंटीग्रल सरफेस निकालना। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से इंटीग्रल सरफेस निकाल सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जितना तुम एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ही ट्रिक्स पता चलेंगी सॉल्व करने में। ठीक है, जितना सॉल्व करोगे उतना इसमें और होता जाएगा। तो ये हमारा हो गया, लाग्रांज इक्वेशन हो गया और इंटीग्रल सरफेस हो गया। दोनों एक ही चीज़ है, बस लाग्रांज इक्वेशन के अंदर यदि कोई कंडीशन हम लगा देते हैं तो वो इंटीग्रल सरफेस निकल जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो थी अभी तक जो हमने लाग्रांज इक्वेशन, ये जो इक्वेशन देख रहे हो यहाँ पे जो सॉल्व किया इसमें हमेशा देखो यहाँ पे सिंगल p मिलेगा और यहाँ पे सिंगल q मिलेगा। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। ये अभी तक जो थी वो होती लीनियर इक्वेशन थी, जिसमें क्या होता है ओनली p और q की डिग्री, p और q की घात हमेशा 1 होती है। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। लाग्रांज इक्वेशन के बाद सेकंड आती है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक जो हम देख रहे थे तो उसके अंदर क्या मिल रहा था हमको, किस प्रकार से p इंटू पी प्लस q इंटू q इक्वल टू r, इस प्रकार से मिल रहा था, जहाँ पे p x y z के फंक्शन थे, q x y z के फंक्शन थे और r भी x y z का फंक्शन था। अब और यहाँ पे क्या था, सिंपल p था, सिंपल। अब हम जो देखेंगे ये वाली इक्वेशन क्या थी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें p और q की घात 1 1 है। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर में क्या होता है, p की घातें, p और q की घात होती हैं, स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, पावर n कुछ भी हो सकती है ना। तो अब हम नॉन लीनियर इक्वेशन देखेंगे। अब नॉन लीनियर इक्वेशन में भी अलग अलग केस आते हैं। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर PDE। नॉन लीनियर पीडी, इसके अंदर देखो जो फर्स्ट केस आता है, यदि हम लेके चलते हैं केस फर्स्ट, जिसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस रूप में होगी एफ पी क्यू इक्वल टू 0। अभी तक मैंने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स वाई जेड पी क्यू, इस तरह की होती है कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसका फर्स्ट केस देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ओनली पी क्यू है, एक्स वाई जेड उसके अंदर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे पी और क्यू की घात क्या है 2, इसलिए क्या हो गई ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई। इसमें ओनली क्या है, पी और क्यू है, ना एक्स है ना वाई है ना जेड है। तो इस तरह की केस फर्स्ट है, इसमें क्या है, पी और क्यू दिए हुए हमको। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये अब हम देखेंगे। फर्स्ट केस हमको पता चल गया। ठीक है, तो इसमें मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो नोट कर लेना, वो उस स्टेप से हमको आगे बढ़ना है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है, नोट कर लो। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस जो भी इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया जाएगा। डायरेक्ट हम कह देंगे कुछ भी जो भी इक्वेशन मिलेगी वो इस प्रकार से होगा, जहाँ पे क्या होगा कि हम p की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, q की जगह b रख देंगे, जहाँ पे ये क्या होगा f a b इक्वल टू 0। हमको ये सारी कंडीशन यूज़ करनी है। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे p और q की घात क्या है 2 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना यहाँ पे x है ना y है ना z है, ओनली क्या है p q। और कांस्टेंट चल सकते हैं, कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन मैंने बताया क्या होगा, z इक्वल टू, इसका सोल्यूशन इस फॉर्मूले से हम क्या देंगे, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। जहाँ पे अब हमको क्या है ए बी सी पता नहीं है, तो ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, p की जगह रख देंगे a, q की जगह रख देंगे b,
तो हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या करना है, पी की जगह रखना है ए, क्यू की जगह रखना है बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, पी की जगह रख दिया ए और क्यू की जगह रख दिया बी, तो हमारे पास एक समीकरण मिल गई जो कि रिलेशन, यहाँ से रिलेशन हमको पता चल रहा है ए और बी के अंदर, तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं, या तो ए की वैल्यू निकाल लो या फिर बी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से बी की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, इस प्रकार से बी की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी। आज का सॉल्यूशन जो ये था इसमें ए बी सी थे, अब हमको ए और बी की वैल्यू पता चल चुकी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो ए का मान रख दो या फिर बी का मान रख दो, ठीक है, कोई भी एक मान रख सकते हैं। तो यदि हम बी का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का मान क्या है, बी का मान ये है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। ये है क्या, दोनों का रखोगे तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, ए का मान रखोगे, ए का मान यहाँ रख दोगे तो ये बी आ जाएगा, यहाँ पे बी का मान रखोगे तो ए आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, वेरिएबल कम करने हैं। अगर दोनों का मान रखोगे तो ए और बी दोनों मौजूद रहेंगे। इसको करने से फायदा यह है कि यहाँ पे बी हट गया, ओनली यहाँ पे भी ए आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया। अगर तुम यहाँ पे भी ए का मान रख दोगे, अगर यहाँ पे मान लो ए का मान रख दिया क्या है, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे बी है ए बी है, हमको कम करने वेरिएबल, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, ओनली ये इसलिए करें ताकि वेरिएबल कम हो जाए, अननोन जो हमको पता नहीं थे वो कम हो जाए, और दोनों को मान रखोगे तो फिर दोनों मौजूद रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, सॉल्यूशन हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए हमने ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो अननोन कम हो गए हम, इसलिए हमने एक का मान रखा है। चाहे ए का मान रख दो, चाहे बी का मान रख दो, या तो दोनों ए निकाल लो या फिर बी के पदों में निकाल लो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जैसे अब हमको ये वेरिएबल कम करने हैं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल थे ए बी सी, तो हमने इससे तो क्या किया, एक वेरिएबल कम कर दिया बी, लेकिन जो सी वेरिएबल है ये भी हमको कम करना है। तो देखो सी वेरिएबल को कम करने के लिए हम क्या मान सकते हैं, जो सी वेरिएबल है, जैसे एक के रूप में लिखा तो सी वेरिएबल को मान सकते हैं फंक्शन ऑफ ए, इसको मान सकते हैं ताकि वेरिएबल कम हो जाए। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी की जगह यदि फंक्शन ऑफ ए रख देंगे, और फिर ये फंक्शन हमने अपने हिसाब से माना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इस पूरे फलन को क्या करोगे, ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दोगे इसका, और उसके लिए 0 रख देना, तो वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी इसकी फंक्शन की, ठीक है। और जब इसको जब हम ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करना है इसका, ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वेरिएबल क्या क्या बचे, एक तो बचा z, एक बचा x, एक बचा m तो कांस्टेंट दिया हुआ है, y बचा। तो जब a के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो ये सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह कार्य करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 0, यहाँ इसका एक साथ करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, तो इसका करेंगे यहाँ बच जाएगा y, और वो हो जाएगा फाई डैश 1। तो वहाँ से हम जो हमारा फंक्शन है फाई जो हमने माना है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, जैसे हमको देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। फर्स्ट केस है, इसमें पी क्यू वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पर ए और बी कैसे निकालेंगे, पी की जगह रख देंगे ए, बी वाई क्यू की जगह रख देंगे बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए का मान निकल के आ गया, ए का मान क्या आ गया, अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, z इक्वल टू ए की जगह ये रख दो, तो अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब सी को क्योंकि हमने बी के लिए निकाला है, तो सी को रख दो फंक्शन ऑफ बी, और ये हमारा सॉल्यूशन है, जहाँ पे फाई को हम कैसे निकालेंगे,
इस पूरे जो समीकरण है, इस समीकरण में b के सापेक्ष इसका अवकलन कर देगा। तो जैसे b का करेंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल टू b के सापेक्ष करोगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x, और यहाँ पे करेंगे b के सापेक्ष तो हो जाएगा y प्लस 5-b। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 हमारा निकल के आ गया ये, तो यहाँ से 5 फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारा सॉल्यूशन जो क्या था ax प्लस by प्लस c हमने सॉल्यूशन माना था। यहाँ पे हमको a b c तीनों नहीं पता थे, तो फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने निकाल लिया, एक वेरिएबल कम कर दिया, a का मान b के पदों में निकाल लिया। अब हमको c का मान निकालना है, तो c का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, c को मान लेते हैं फंक्शन ऑफ b, और फंक्शन जो हमने अपनी तरफ से माना है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमको कुछ इनिशियल, जैसे हमने समाकलन प्रश्न में देखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमको कुछ कंडीशन दी होती है जिससे कि हमारे सारे जो कांस्टेंट है उनमें रिलेशन पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको केवल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हम इसको यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते। मान लो यहाँ पे कुछ और दिया होता हमें, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिया होता कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 ऐसा दिया होता, तब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो छोड़ते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे जैसे x y की वैल्यू ये रख के फिर आगे सॉल्व करके फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी होती, इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको। यहाँ बस यहाँ पे मेन काम है अभी तक हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के टेक्निक्स हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल इसमें जैसे कि ये है q इक्वल टू 3p², ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें भी केवल p और q के पद है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, जहाँ पर a और b में क्या रिलेशन आ जाएगा, b इक्वल टू 3a², मतलब b की जगह क्या रख सकते हैं, 3a², तो यहाँ पे जो b है इसकी जगह 3a² रखते हैं, z का मान क्या हो जाएगा, ax प्लस 3a² y प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो गया। अब सी को कैसे हटा सकते हैं, सी को हम हटा के लिख सकते हैं ax प्लस 3a² y प्लस फंक्शन ऑफ a, और यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे सिंपल है ये कि यदि हमको केवल p और q मिले तो हमको क्या करना है, बस इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा जहाँ पे a और b के मान हम p और q की जगह a और b का मान रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो इसमें तो क्या है, हमको डायरेक्ट दिख गया कि हमको ओनली p और q दिया है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको डायरेक्ट नहीं दिखता, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये पिछले सालों में पूछा भी गया है, x अपॉन z जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमको देखने से तो हमको इसमें वेरिएबल x भी दिख रहे हैं, y भी वेरिएबल दिख रहा है, z वेरिएबल भी दिख रहा है, और यहाँ पे ये p है, ये p होता है और ये q होता है। इसकी स्क्वायर लिखेंगे तो पहली बात तो क्या होगा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे ओनली p और q नहीं है, p के साथ x y z वेरिएबल भी है। तो हमको या तो इसको सॉल्व करें, मतलब वैसे आगे बहुत सारे मेथड आते हैं सॉल्व करने के, यदि लेकिन हम इसको हमारे जो फर्स्ट मेथड के हिसाब से सॉल्व करना चाहें तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट वाले मेथड में। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। अब प्रतिस्थापन देखो हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि हमारे दिमाग में तो ऐसा आएगा नहीं कि हमको क्या प्रतिस्थापित करना है, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड प्रतिस्थापन होते हैं कि मानक प्रतिस्थापन होते हैं, इनको रखने से क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तो उसमें पता चलेगा किसमें क्या प्रतिस्थापन यूज़ किया है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे प्रतिस्थापन यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है log x को रखा है कैपिटल X, ठीक है, ऐसे ही log y को रखा है कैपिटल Y, और log z को रखा है कैपिटल Z। ऐसा करने से देखो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि
यहाँ से हम x की क्या रख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर x, ऐसे ही y की वैल्यू हो जाएगी e की पावर y, और z की वैल्यू हो जाएगी e की पावर कैपिटल Z। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x की ये रख सकते हैं और z की ये सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन कन्वर्ट क्या हो जाएगी, और इसके बाद में हमको क्या है, जो हमारे पास ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये स्मॉल z और स्मॉल x में, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम इसमें ऐसे लिखें, अब क्योंकि हमारे पास पहले क्या था, स्मॉल z के रूप में था, तो हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। x z y z को तो हमने यहाँ से चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये है इनको भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। इनको हम चेंज कैसे करेंगे, इनको चेंज हम क्या करते हैं, इनको चेंज करके, क्योंकि अब स्मॉल z की जगह क्या होगा, कैपिटल Z, तो हमको स्मॉल चेंज करके इसको ऐसे करना पड़ेगा, और x की जगह क्या करना पड़ेगा, कैपिटल X, और इसको स्मॉल, इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। और इसको चेंज कैसे करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे हम इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से कैपिटल Z, और यहाँ पे कर देंगे स्मॉल z इंटू स्मॉल z डिवाइडेड बाई स्मॉल x, और स्मॉल x स्मॉल। अब देखो यहाँ से कैसे किया हमने, ये था, अब देखो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल Z और कैपिटल X। इसको हमने खोल के ऐसे लिख सकते हैं, चेन रूल कहते हैं इसको, चेन रूल कहते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये जैसे हम ऐसे देखना चाहें, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा ये, तो ये चीज़ बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको इसको हटाना है और इसको लेके आना है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि इसको हटा के ये लाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि इसकी वैल्यू देखते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या है कि हमको z, स्मॉल z का आंशिक अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, स्मॉल x के सापेक्ष में, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्मॉल x ये है, तो यदि इस वाली इक्वेशन को यदि हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, स्मॉल x, यहाँ से इसके आ जाएगी e की पावर x। ऐसे ही यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल x स्मॉल y, कैपिटल आ जाएगा e की पावर y, और ऐसे आ जाएगा स्मॉल z, कैपिटल Z की आ जाएगी e की पावर z। अब हमको क्या चाहिए, स्मॉल z में स्मॉल x का भाग चाहिए, मतलब जो z फंक्शन है, ये जो z फंक्शन है, इसका हमको आंशिक अवकलन चाहिए x के सापेक्ष में। और इसी प्रकार से ये देखो ये क्या है, स्मॉल x फंक्शन का कैपिटल X के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू ये दिख गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ये क्या रख सकते हैं, इसकी ये क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसकी क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ क्या है, कैपिटल Z का स्मॉल z के सापेक्ष करना है, ये कैपिटल का स्मॉल z के सापेक्ष, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर कैपिटल है, नीचे स्मॉल है, यहाँ नीचे स्मॉल है, ऊपर कैपिटल, तो इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/e की पावर z। और ये बच जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ऊपर स्मॉल x है, नीचे कैपिटल X है, यहाँ ऊपर सेम टू सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर कैपिटल X। यहाँ ये कैपिटल Z ही है, कैपिटल Z है, ठीक है, कैपिटल Z है, ये ऐसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर कैपिटल Z है, नीचे स्मॉल z है, यहाँ नीचे ये क्या हो जाएगा, e की पावर कैपिटल Z
ये हो जाएगा स्मॉल जेड स्मॉल वाई, और इसकी क्या रख सकते हैं हम, ये ई की पावर कैपिटल वाई। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ई की पावर एक्स है कैपिटल वाई, ई की पावर कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स, तो इसकी क्या रख सकते हैं हम, स्मॉल एक्स। इसी प्रकार से ई की पावर जेड, ई की पावर कैपिटल जेड, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल जेड, इसकी क्या रख सकते हैं हम, स्मॉल जेड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन जेड। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू है कैपिटल वाई और इसकी वैल्यू कैपिटल जेड, ये हो जाएगा कैपिटल वाई यहाँ पे क्या था, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड, सॉरी स्मॉल जेड है क्या ये, क्या कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, पर जेड, ये जगह जेड और ये जाएगा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना जेड। अब देखो गौर से, हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक्स अपॉन जेड इंटू स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल एक्स, तो ये चीज़ ये लिखी हुई है, तो इसकी क्या रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये है, और इसकी क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होकर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन चेंज होकर हो जाएगा अब कैपिटल अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल कैपिटल वाई इक्वल टू 1। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक्स और जेड वेरिएबल और एक्स और वाई वेरिएबल थे, ये क्वेश्चन पूरा चेंज होकर अब इसके अंदर आ गया, कैपिटल के अंदर, स्मॉल वेरिएबल से सारा कैपिटल के अंदर आ गया। अब यदि हम क्या करते थे कि स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल, इसको क्या नाम देते थे, स्मॉल पी, और स्मॉल जेड और स्मॉल, इसको क्या नाम देते थे, स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे बस ये क्या हुआ, बस कैपिटल में चेंज होगा, तो अब हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, एक तरह से कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, अब इसमें देखो ओनली पी और क्यू वाले पद हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को रिड्यूस करके इसमें ला दिया, जहाँ पे ये क्या है, ओनली पी और क्यू के पद है। तो इसको क्या सॉल्व करते थे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जाएगा कैपिटल जेड बराबर ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी। अब याद रखो क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन हमारी कैपिटल में कन्वर्ट होगी, तो उसका आंसर भी कैपिटल में दिया जाएगा, कैपिटल जेड इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी। जहाँ पर ए बी में, ए बी सी में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दोगे ए की, तो कैपिटल जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी। अब देखो याद रखो कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, स्मॉल वेरिएबल में था, हमने इसको कन्वर्ट करके कैपिटल में कर दिया और इसको सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हमको वापस स्मॉल में जाना है, स्मॉल में जाने के लिए हम क्या प्रतिस्थापन लगाएंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है लॉग वाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई प्लस सी को मान लो फंक्शन ऑफ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमारा जो क्वेश्चन था स्मॉल वेरिएबल में, जहाँ पे एक्स और जेड वेरिएबल थे, तो उसको रिड्यूस करके हमने इसको फर्स्ट टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो बस ये याद रखना कि जो आज हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और जहाँ पे ए बी इसमें क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है एफ ए बी 0। हम क्या करते हैं, पी की जगह ए रख देते हैं, क्यू की जगह बी रख देते हैं, ठीक है।
लेकिन एग्ज़ाम में मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे बहुत सारे मेथड आएंगे तो इनके जो फास्ट जो मेथड है, कम कैलकुलेशन होगी, वो हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। डेरिवेटिव हमको जेड का मान निकालना था ना, बस निकल गया। मतलब अगर फाइव डैश का मान निकालना चाहो तो डेरिवेटिव निकाल के कर सकते हो, लेकिन हमने यहीं छोड़ दिया इसको, है ना। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन है नहीं, तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ पे जो हमारा फंक्शन फाई है उसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके निकाला जा सकता है इसका, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या केस, जो फर्स्ट केस देखा है, अब कल हम इसमें एक दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म और देखेंगे, ठीक है।